हेलो एवरीवन, दिस इज सीए पायल श्रीमाल और आज है डे 11 ऑफ द 46 डे स्टैंडर्ड चैलेंज। और आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज एसए 220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ एफएस। देयर इज अ वेरी important reason why we've taken this right after SQC1 is because what is SQC1 for all the engagements, SA 220 is for audit। यानी जैसे पूरी फर्म को और सारी चीजों को क्वालिटी मेंटेन करने के लिए SQC1 का पालन करना पड़ता है, ऑडिट करते समय ऑडिट एंगेजमेंट टीम और एंगेजमेंट पार्टनर को ऐसे 220 का पालन करना पड़ता है। सो SQC1 अगर हमें आ गया तो उसके साथ ऐसे 220 तो समझो मुफ्त मुफ्त मुफ्त। क्यों? क्योंकि इसके भी ऑब्जेक्टिव सेम है कि हमें प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स का पालन करवाना चाहता है, ये कानून का पालन करवाना चाहता है और किसी भी स्थिति में ऑडिट रिपोर्ट अप्रोप्रिएट हो ऐसी कोशिश करना चाहता है। ऑडिट रिपोर्ट अप्रोप्रिएट मतलब मॉडिफाइड तो मॉडिफाइड, अनमॉडिफाइड तो अनमॉडिफाइड, लेकिन जैसी उस परिस्थिति में सूट करती हो। इसके भी पांचों एलिमेंट बिल्कुल सेम है: लीडरशिप, एथिकल, एक्सेप्टेंस, असाइनमेंट, एंगेजमेंट, परफॉर्मेंस एंड मॉनिटरिंग। जो SQC1 के एलिमेंट्स थे वही सारे एलिमेंट्स इसमें भी रिपीट होते हैं। अब बस खास फर्क ये हो जाता है कि जब वहां लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है तो वहां वो लोग एंगेजमेंट पार्टनर नाम नहीं दे सकते, वहां वो लोग CEO, मैनेजिंग पार्टनर ये सब कहते रहते हैं। और यहाँ पर बात हो गई एंगेजमेंट पार्टनर की। अब देखिए, एंगेजमेंट पार्टनर अपनी टीम को ओवरऑल क्वालिटी एम्फेसाइज कराएगा, ये जिम्मेदारी तो एंगेजमेंट पार्टनर की है ना। तो ये क्वालिटी एम्फेसाइज कराते वक्त क्या क्या बातों का ध्यान रखवाता है? सबसे पहले ये कहता है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड और लीगल रिक्वायरमेंट का पालन करो, जो ऊपर का पहला ऑब्जेक्टिव था। दूसरा ऑब्जेक्टिव भी वहीं से हमने उठा लिया, ऑडिट रिपोर्ट अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। यानी ये वाले दोनों ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर रिपीट हो गए। इसके अलावा ये कहता है लीडर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये कहने की कि सिर्फ दुनिया के बनाए हुए कानूनों पर चलोगे कि हमारे खुद के फर्म के क्वालिटी कंट्रोल का भी पालन करोगे। और डरो मत, रेज कंसर्न विदाउट फियर, तुम्हारे अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, बिना डरे तुम सवाल उठाओ, डरो मत। और किसी भी हालत में क्वालिटी तो सबसे एसेंशियल है। तो ये लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो गई। एंगेजमेंट पार्टनर कौन होता है? याद रखें, इसके नाम में पार्टनर आता है, इसका ये मतलब जरूरी नहीं कि इसका पार्टनर होना कोई अनिवार्य है। इसके पास CA की डिग्री होनी चाहिए, COP यानी प्रैक्टिसिंग CA होना चाहिए, और ये अपनी एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब नीचे जो सिग्नेचर आता है वो इसका आता है। साइनिंग पार्टनर। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बता दिया, बस एंगेजमेंट पार्टनर को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कहीं कोई थ्रेट तो नहीं उसकी इंडिपेंडेंस को, और रिलेवेंट लोगों को जाकर के वो तुरंत अप्रोप्रिएटली इन्फॉर्म कर देगा। जरूरत पड़ने पर हो सकता है कि वो एंगेजमेंट एक्सेप्ट ही ना करे, एलिमिनेट कर ले या फिर विड्रॉ कर ले खुद को एंगेजमेंट से। तो या तो देखो तुम थ्रेट को एलिमिनेट कर लो या तुम एलिमिनेट हो जाओ, दोनों में से एक ही ऑप्शन है तुम्हारे पास। थर्ड भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस। कोई भी देखो, नए क्लाइंट के साथ जाने से पहले, पुराने क्लाइंट के साथ एग्जिस्टिंग रिश्ता निभाने से पहले, अब पुराने क्लाइंट के साथ नया रिश्ता बनाने से पहले हमें 4 चीजें चेक कर लेनी चाहिए। एक, सामने वाले पे उंगली उठाई, इंटेग्रिटी ऑफ द क्लाइंट। जब दूसरे पे उंगली उठाई तो 2 उंगली खुद पर भी उठ गई कि भाई क्या मेरी टीम के पास सामर्थ्य है ये एंगेजमेंट या ऑडिट एक्सेप्ट करने के लिए। देखो, पहले सामने वाले का नाम अगर खराब है तो मुझे उसकी ऑडिट नहीं करनी, पर अगर मेरे पास ही कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, टाइम और टीम नहीं है तो मैं कैसे ऑडिट करूंगी? ऑल्सो, क्या उनकी ऑडिट एक्सेप्ट करने से मेरे एथिकल रिक्वायरमेंट्स का पालन हो पाएगा? इस बार कोई ऐसे सिग्निफिकेंट मुद्दे अराइज हुए थे जो मुझे एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूएंस के बारे में सोचने पर मजबूर कर दे? ये सब चीजें देख के हम एक्सेप्टेंस कंटिन्यूएंस देखते हैं। देन मेरे को एक अच्छी कॉम्पिटेंट टीम तैयार करनी है, कॉम्पिटेंट केपेबल टीम तैयार करनी है, और वापस मेरे ऑब्जेक्टिव्स इस चैप्टर वाले ही अचीव करने हैं। उससे मुझे वही प्रोफेशनल और लीगल स्टैंडर्ड्स का पालन करना है और वही ऑडिट रिपोर्ट जो अप्रोप्रिएट है मुझे देनी है। देन आ जाता है आपका कॉन्सेप्ट एंगेजमेंट परफॉर्मेंस का। इसके अंदर के भी कंसल्टेशन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, रिव्यू वगैरह सारा कॉन्सेप्ट सेम ही है। ऑडिट में भी एंगेजमेंट पार्टनर अपनी टीम को दिशा दिखाता है, उसके काम को सुपरवाइज करता है, उसके किए हुए काम का रिव्यू लेता है, उसको जहां अटके वहां कंसल्टेशन प्रोवाइड करता है। अगर लिस्टेड एंटिटी की ऑडिट हुई है तो EQCR तो यहाँ भी अपॉइंट होगा। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वाली बात पर हमें बाहर से कोई आदमी रखकर सॉल्व करवाना पड़ेगा डिफरेंस। एनीवेज, डायरेक्शन, सुपरविजन एंड परफॉर्मेंस, वही हम चाहते हैं कि हमारे इस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव अचीव हो। डायरेक्शन किन बातों पर देंगे? हम सबसे पहले अपनी टीम को बता देंगे कि भाई तुम काम क्यों कर रहे हो, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव, कहाँ ज्यादा रिस्क मिलेगा ताकि तुम अटेंशन वहीं करो, आने वाले टाइम में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, व्हाट अप्रोच यू हैव टू पुट,
क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हर पार्टनर की है, एथिक्स और स्केप्टिसिज्म तो रखो ही रखो, ये डायरेक्शन दूंगी मैं उनको, डायरेक्शन करेंगे तो फिर वो काम करके आएंगे। काम करते वक्त भी प्लीज उनके ऊपर नजर रखना, थोड़ा सुपरविजन रखना, प्रोग्रेस ट्रैक करते रहना, किन मुद्दों पे उनको कंसल्टेशन की जरूरत पड़ सकती है, कॉम्पिटेंस टीम की देखते हुए डिसाइड करना कितना तुमको उनको सुपरवाइज करना पड़ सकता है, क्या काम जैसे अप्रोच में हमने उनको बताया था उस हिसाब से हो रहा है, ऑल्सो क्या इंपॉर्टेंट मुद्दे आए, और कभी कभी किसी इंपॉर्टेंट मुद्दे की वजह से हमको अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ सकती है। सो प्लीज डायरेक्शन और सुपरविजन ढंग से कर लिया तुमने, इसके बाद तुम काम करके आओगे, तुम्हारी टीम काम करके आएगी। इंगेजमेंट पार्टनर ना सबके ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन पढ़ पढ़ के ये देखेगा कि डॉक्यूमेंटेशन कंक्लूजन तक पहुंच रहा है कि नहीं, खत्म। कंसल्टेशन एकदम सेम है। वेरी इंपॉर्टेंट इज EQC रिव्यू, वहां SQC 1 में भी बहुत इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जब हम लोग लिस्टेड एंटिटी का ऑडिट करके आएंगे तब तब हमें एक दूसरे इंगेजमेंट पार्टनर से या फिर कोई और CA जो कि फर्म में है, इंडिपेंडेंट पर्सन भी हो सकता है, उससे उस काम को पूरा चेक करवाना है। याद रखिए वो उस टीम में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, वो ऑडिट पे करने गया नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट मुद्दे ये डिस्कस करते हैं। अब देखिए इंगेजमेंट पार्टनर का काम क्या है, अपॉइंट करने का काम इंगेजमेंट पार्टनर का नहीं है, वरना तो वो अपने दोस्त को ही अपॉइंट कर लेगा। जिस भी CA से उसकी सबसे ज्यादा बनती है फर्म में वो तो उसको अपॉइंट कर लेगा, नहीं, यू विल जस्ट सी कि अपॉइंट हो गया है, उसके साथ इंपॉर्टेंट मुद्दे डिस्कस करना, और तब तक ऑडिट रिपोर्ट को डेट मत करना, साइन मत करना जब तक कि EQC रिव्यू न हो जाए। डोंट डेट ऑडिट रिपोर्ट टिल EQC इज कंप्लीटेड। अब क्या क्या चीजें चेक करेगा ये EQC रिव्यूअर, FS, ऑडिट रिपोर्ट, सिलेक्टेड डॉक्यूमेंटेशन में जजमेंट, सिग्निफिकेंट मुद्दे जो भी डिसाइड हुए थे, क्या ऑडिट रिपोर्ट अप्रोप्रिएट है, क्या आप जिन कंक्लूजन से पहुंचे हो वो सही है कि नहीं। ये चीज याद करनी है आपको कि लिस्टेड एंटिटीज के लिए EQC रिव्यूअर कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी चेक करता है। वो देखता है कि क्या तुम्हारी फर्म इंडिपेंडेंट भी थी ये ऑडिट एक्सेप्ट करने के लिए, क्या तुम्हें जिस मुद्दों पे कंसल्टेशन चाहिए था तुमने सही से लिया कि नहीं, और वो कंक्लूजन सही है कि नहीं। ऑल्सो जो जो भी डॉक्यूमेंटेशन में काम लिखा हुआ है, एक्चुअली जितना काम किया था इट इज रिफ्लेक्टेड बाय द वर्क परफॉर्म्ड, ये सारी चीजें चेक कर लेगा वो। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है तो सेम SQC 1 जैसे ही सॉर्ट हो जाएगा। लास्ट टॉपिक आ जाता है आपका डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा जस्ट सेकेंड, मॉनिटरिंग वाला पार्ट भी पूरा सेम है, हमें बस ये देख लेना है कि ऑडिट के रिलेटेड भी जो हमने ऐसे 220 में पॉइंटर्स बनाए हैं वो रेलेवेंट, एडिक्वेट, ढंग से चल रहे हैं कि नहीं। मॉनिटरिंग जो भी मॉनिटरिंग करके रिजल्ट्स आ रहे हैं, इंगेजमेंट पार्टनर उस सारे रिजल्ट को कंसिडर करता है, एंड अगर कोई कमी निकली, जैसे से फॉर एग्जांपल एक्सेप्टेंस कंटिनेंस की प्रोसेस में कमी है या एथिक्स में कमी है, तो क्या उससे मेरी ऑडिट को कोई इश्यू आ रहा है कि नहीं। अगर मेरी मॉनिटरिंग प्रोसेस एफिशिएंट नहीं है तो शायद मेरी इनमें से कोई भी प्रोसेस खराब हो सकती है, तो उस पर भी इंगेजमेंट पार्टनर ध्यान देगा। नाउ फाइनली इंगेजमेंट पार्टनर यानी ऑडिटर खुद एंड EQCR दोनों क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन अपनी फाइल में मेंटेन करेंगे। देखिए ऑडिटर तो पॉइंट नंबर 2 से एथिकल रिक्वायरमेंट्स ये रही, इसका डॉक्यूमेंटेशन बनाएगा, कैसे कोई इशू आया था और कैसे उसे रिजॉल्व किया था। फिर इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट, ये भी पॉइंट नंबर 2 के अंदर ही है, पॉइंट नंबर 2 के अंदर ही इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स की चेकिंग वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट करेगा। पॉइंट नंबर 3 एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस, पॉइंट नंबर 3 यहाँ के भी पॉइंट नंबर 3 में ही है, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस रिलेटेड जो भी इश्यूज है उनको डॉक्यूमेंट करेगा। एंड पॉइंट नंबर 4 में से जो कंसल्टेशन वाला पार्ट है उसका डॉक्यूमेंटेशन करेगा कि क्या कंसल्टेशन ली थी, स्कोप, कंक्लूजन, ऑल दीज थिंग्स विल बी डॉक्यूमेंटेड बाय द ऑडिटर। EQC रिव्यूअर यानी दूसरा एंगेजमेंट पार्टनर जो चेक करने आएगा वो क्या क्या डॉक्यूमेंट करेगा, वो डॉक्यूमेंट करेगा कि भाई जो प्रोसीजर फर्म की पॉलिसी में लिखे थे EQC रिव्यू के लिए मैंने सारे डॉक्यूमेंट कर लिए हैं, स्वाहा। सेकंड, EQC रिव्यू कंप्लीट हो गई थी ऑडिट रिपोर्ट की डेट से पहले, ये भी मेरा सबूत मैंने लिख दिया है, स्वाहा। एंड तीसरी और आखिरी चीज जो वो नोट करेगा, मेरे को भैया कोई ऐसा अनरिजॉल्व मैटर मालूम नहीं है जिसमें मुझे ऐसा सोचना पड़े कि जजमेंट्स गलत है या कंक्लूजन गलत है। अब भी कुछ भी ऐसा अनरिजॉल्व मैटर नहीं है, क्योंकि अनरिजॉल्व मैटर होएगा तो मैं EQC रिव्यू ही डेट नहीं करूंगा, और EQC रिव्यू ही डेट नहीं होगी तब तक ऑडिट रिपोर्ट ही डेट नहीं हो सकती। तो बेटा जितने भी अनरिजॉल्व मैटर है उनको तो पहले रिजॉल्व होना ही पड़ता है। तो जब वो ये 3 चीजें डॉक्यूमेंट कर लेगा तो इसके साथ आपका पूरा का पूरा ऐसे 220 यहाँ पे होता है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट डे पे, ऑल द बेस्ट। कर रहे हैं ना आप ये चैलेंज पूरा?